नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी पाटलिपुत्र की, बिहार की। लोकसभा चुनाव सर पर हैं। बिहार की 40 सीटें ये बड़ी अहम है। जद्दोजहद ऐसी कि बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 39 सीटों की सूची कांग्रेस ने भी जारी कर दी है। लेकिन बिहार को लेकर अभी सब चुप्पी साधे बैठे हैं, वेट एंड वॉच मोड में। दोनों गठबंधन, एनडीए हो या इंडिया। सेंधमारी भी हुई, बिहार से ही शुरुआत हुई थी इंडिया गठबंधन को रचने की। उसके रचयिता नीतीश अब एनडीए के साथ हो गए हैं। पर यह पाला बदलने से, समीकरण बदलने से बिहार में समीकरण कितने बदले हैं? बिहार में 2019 में 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप। उसके बावजूद नीतीश ने पाला बदल लिया था। तेजस्वी के साथ सरकार बनाई, महागठबंधन की सरकार। और जो दरवाजे नीतीश के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए थे बीजेपी ने, एक बार नहीं दर्जनों बार बीजेपी की तरफ से, उनके अमित शाह जैसे कद्दावर नेताओं के मुख से यह बात सुनने को आई। लेकिन बाद में लाल कालीन बिछाकर नीतीश कुमार की घर वापसी कराई गई। बहुत से लोगों का कहना यह भी था कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में राम मंदिर की, उसके बाद एक कमंडल की लहर चल पड़ेगी और सीतामढ़ी, सीता मैया की जमीन, वो बिहार में पड़ती है। लव कुश यात्रा भी निकाली थी सम्राट चौधरी, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पगड़ी बांधे हुए। पर वो रिपल्स नहीं हो पाए। वो जो लोगों में उत्साह, जोश और जुनून दिखने की उम्मीद संजोए बैठी थी बीजेपी, वैसा नहीं हुआ। तो तय पाया गया कि भाई कमंडल के साथ मंडल को भी साधना होगा, और इसीलिए नीतीश आ गए। अब जब हम बात मंडल की कर रहे हैं तो 2 अक्टूबर पिछले साल 2023 में गांधी जयंती के मौके पर बिहार ने जातिगत जनगणना का जो सर्वे था वो जारी किया। और उस सर्वे में क्या सामने आया कि 36.01% जो आबादी है बिहार की, वो अति पिछड़ा वर्ग से आती है, 36.01, और पिछड़ा वर्ग 27.12%। कुल मिलाकर अति पिछड़े और पिछड़े वो 63% आबादी है, 63%। इन्हें जो साध ले उसकी नैया पार। बीजेपी का भी अच्छा खासा मंडलीकरण हो गया था, सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने पूरी कर ली। पर बिहार में इसके लिए उन्हें नीतीश की जरूरत थी। अब नीतीश तो आ गए, पर नीतीश की लोकप्रियता लगातार कम भी होती जा रही है। यह भी बहुत सारे सर्वेज में सामने आ रहा है। और तेजस्वी यादव इस जातिगत जनगणना के आधार पर रिजर्वेशन, आरक्षण और फिर नौकरी, रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया था 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने। और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी आरजेडी। लेकिन उसका दायरा कहीं ना कहीं सीमित हो जाता है। MY फैक्टर, मुस्लिम यादव, यही गठजोड़ क्या काम कर रहा है। तो अब तेजस्वी माई बाप फॉर्मूला लेकर आए हैं। MY मुस्लिम यादव और बाप यानी कि बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर। तो फुटप्रिंट्स बढ़ाने की कोशिश है। और जो यात्रा वो निकाल रहे हैं, गांधी मैदान की यात्रा आपने देखी होगी, रैली और बाकी जो यात्राएं, अच्छी खासी भीड़ आ रही है। तो क्या वो सामाजिक समीकरण, वो दायरा बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं नीतीश कुमार? आज बीजेपी के चाणक्य अमित शाह वो बिहार में थे और निशाना साधा
लालू के जरिए कांग्रेस पर। शब्दों पर गौर कीजिएगा। लालू प्रसाद यादव आज कांग्रेस की झोली में जाकर बैठे हैं, जिसने हमेशा से ही ओबीसी वर्ग के साथ गलत किया, कि पिछड़े वर्ग की अनदेखी की कांग्रेस ने। कांग्रेस पार्टी और लालू परिवार ने हमेशा से ही पिछड़ा और अति पिछड़ों के साथ अन्याय किया है। फिर लालू प्रसाद यादव को भी जोड़ दिया। हालांकि 90 के दशक में जंगल राज, मैं उस विवाद में नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक अच्छी खासी सोशल इंजीनियरिंग लालू प्रसाद यादव करने में कामयाब हुए थे। तो अब इसी को लेकर जोर आजमाइश हो रही है क्या? राहुल गांधी पलटवार करते हैं। आज देश में लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उसमें भी दलितों, आदिवासियों और ओबीसी समाज के लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। सामान्य वर्ग के लोगों में भी परेशानी है। अब परेशानी की एक वानगी मैं आपके सामने पेश करता हूं। अगर आप प्रोफेसर्स, 1000 टॉप जो कंपनियां हैं और हाई कोर्ट में जजों की संख्या पर गौर करें तो 7.4% ओबीसी जमा एससी जमा एसटी, यानी कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व 1000 जो बड़ी कंपनियां हैं देश में, सिर्फ 7.5% से भी कम है। हाई कोर्ट में जजों की संख्या इन तीनों वर्गों की 17.25% है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर्स हैं इन 3 वर्ग से सिर्फ 13.2%। लेकिन अगर हम सिर्फ पिछड़ों की बात करें तो इसमें प्रोफेसर्स की पूरे भारत में संख्या सिर्फ 4.5% से भी कम। एसोसिएट प्रोफेसर 6.5%। हाई कोर्ट में जो जज हैं पिछड़े वर्ग से, बिहार में यह 63% है। इस बात पर गौर कीजिए। 12.25%। तो क्या कुछ खाका खिंचता भी दिखाई दे रहा है। और इसमें थोड़ा पीछे चलते हैं अब 2019 और 2020 के चुनाव, 2019 के लोकसभा, 2020 के विधानसभा चुनाव। तो ओबीसी यानी कि पिछड़े वर्ग में 26% लोगों की पसंद बीजेपी थी, पहली पसंद, और 25% की जेडीयू। दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। यह आंकड़ा 50% से पार चला जाता है। आरजेडी के खाते में कुल जमा 11% पिछड़ा वर्ग का वोट आया था। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव, यहां भी नीतीश और बीजेपी साथ साथ थे। बीजेपी विधानसभा में पिछड़े वर्ग 19% को ही साथ पाई, 7% की गिरावट आई। जेडीयू सिर्फ 25% से घटकर 15% पर आ गई। और इसमें चिराग पासवान एक बड़ा फैक्टर थे। वो हनुमान बनकर नीतीश कुमार के किले में आग लगाने का काम करते साफ दिखाई दिए थे। और आरजेडी का वोट बैंक बढ़कर 11% से बढ़कर 18% बढ़ा, 29% हो गया। और अब मैंने चिराग पासवान का भी जिक्र कर दिया है, तो इसी वोट बैंक को साधने के लिए पिछड़े, अति पिछड़े, दलित 10 सीटों का भी न्योता दे दिया, 10 सीटों का ऑफर दे दिया तेजस्वी ने कि आइए हमारे साथ आइए, 10 सीट दे देंगे। तेजस्वी 6 सीटों पर लड़े हुए हैं कि एनडीए में मैं रहूंगा, अभी मैं हनुमान ही हूं। 6 सीट दीजिए लोकसभा की और 1 राज्यसभा। अब एनडीए में एक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी है। 17 बीजेपी लड़ी थी, 17 लड़ी थी जेडीयू। जेडीयू क्या कम सीटें लड़ेगी? इंडिया से बाहर इसीलिए निकल गए थे नीतीश कुमार। और सीटों का बंटवारे में बहुत देरी हो रही है। यहां तो अनिश्चित काल के लिए क्या स्थगित कर दिया गया है सीटों के बंटवारे को। मुस्कुरा रहे हैं यहां पर अभय दुबे। और इंडिया गठबंधन से भी अभी सीटों का बंटवारा, उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। तो चिराग पासवान किस तरफ जाते हैं, क्या यह भी खेल अटका हुआ है इस पिछड़े की राजनीति में? इसी पर आज चर्चा होगी। ऐसे में आज का सीधा सवाल, मंडल कमंडल, इसका मैंने जिक्र किया, मंडल कमंडल का सूत्र, एनडीए जीत पाएगा पाटलिपुत्र? और तेजस्वी का माई बाप दांव
बदलेगा 24 का चुनाव। चर्चा में मेरे साथ देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार, कन्हैया बेल्लारी, इनसे बेहतर बिहार की राजनीति को, वहां क्या कुछ हो रहा है, अंदर खाने क्या खेला हो रहा है, कम ही लोग समझ पाते हैं। विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपका अखबार नाम का यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, प्रदीप सिंह। जाने माने समाज शास्त्री बद्री नारायण मेरे साथ हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं, जो मुस्कुरा रहे थे अभी, अभय दुबे। तो कन्हैया, शुरुआत आपसे। ये 195 बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, कांग्रेस ने भी कर दिया, बिहार में क्या हो रहा है? ये सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा? अभी मंडल कमंडल पर तो आते हैं। नहीं, अभी बिहार में एनडीए में 7 जो अनार है, बीमार बहुत हैं, क्योंकि 16 जो है नीतीश कुमार कम हो नहीं रहे हैं। 17 पर भाजपा लड़ेगी, 33 हो गए, अब 7 बचा है। अब ये चाहते हैं, हनुमान चाहते हैं कि हमको जो है 6 चाहिए। वो पारस जी चाहते हैं, जिनको कहा जाता है कि ये जामवंत हैं, नीतीश कुमार की ही जामवंत दिया गया है कि भाई सलाह इन्हीं से करते हैं, वो चाहते हैं, वो भी चाहते हैं उतना ही। और उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हुई थी अमित शाह जी से, और तब ये भी बातचीत हुई थी, हमने पूछा भी था उनसे कि आगे आने वाले दिनों में आप फिर नीतीश कुमार को नहीं न ले लेंगे, तो ना ना वो चैप्टर बंद हो गया, आप निश्चिंत रहिए। फिर वो आ गए जीतन राम मांझी, खैर ठीक है, उनका एक चाहिए, एक उनको 2 रोटी चाहिए था, 2 बेटा हैं, तो एक बेटा का हो गया एमएलसी का, दूसरा बेटा लड़ेगा वहाँ गया से, जो चर्चा है यही पर। तो 2 रोटी तो उनको मिल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये चिराग पासवान क्या करेंगे? चिराग पासवान, लेकिन आप बता रहे थे कि 10 सीटों का ऑफर मिला है। ये मुझे पता नहीं है कि मिला है कि नहीं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, इतना मैं जानता हूँ, जो मेरी समझ है चिराग पासवान के, वो हनुमान है और हनुमान बन के ही रहेंगे, चाहे 2 मिल जाए या 3 मिल जाए। हमारे सूत्रों से जो पता चला है कि 3 पर ये मान जाएंगे। 33 उधर हो गया, 16 और 17, 3 इनको मिल जाएगा, 2 चचा जामवंत को मिल जाएगा, 1 उपेंद्र कुशवाहा को मिल जाएगा और 1 मांझी को। मामला इसी पर फिनिश हो जाएगा, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है। और इंडिया में, इंडिया वाले पहल क्यों नहीं कर देते अपने उम्मीदवारों का? अब माई बाप का फॉर्मूला लेकर आ गए हैं, राहुल गांधी भी ताल ठोक रहे हैं, आरक्षण की गारंटी दे रहे हैं। हाँ, इंडिया में तो सीट बहुत है। अब जब नीतीश कुमार को माना जाता है कि बिहार के मतलब हाथी हैं ये राजनीति में, तो हाथी जहाँ जाएगा तो जगह ज़्यादा छकेगा ना, वो ज़्यादा घेरेंगे, तो वहाँ तो खाली करके चले। 17 तो ऐसा ही है। तो ये अगर जाएंगे 10 की, आप जो बात कर रहे हैं, आपके पास सही भी इन्फॉर्मेशन होगा, तो 10 तो वहाँ तुरंत मिल जाएगा। कांग्रेस को ये 4-5 से ज़्यादा नहीं देने जा रहे हैं, ये तय है। कांग्रेस को इस बार 4 और 5 से ज़्यादा लालू प्रसाद देने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में ये 70 लेकर 70 में से 19 जीते, को 40 मिलना चाहिए था। हाँ। इसलिए वहाँ तो इसलिए इंतजार भी हो रहा है वहाँ पर, हो सकता है कि चिराग पासवान नाराज होकर के एकदम चल ही आए तो उनको 10 सीट दे दिया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को भी 3 सीट दे दिया जाएगा। सहनी अभी स्टैंड बाई में रखे गए हैं। सहनी के लिए भी हो रहा है कि सहनी या तो आप बीजेपी के टिकट पर लड़ जाइए, ये है इनका मन है, चूँकि वो जानते हैं कि बिहार में रिपीट करेगी भाजपा ही 39, उनको ऐसा लगता है। हम लोग को लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, आपको आने वाले समय में बता ही देंगे। हाँ। लेकिन उनको ऐसा लगता है, लेकिन अभी भी वो प्रेफर है कि हम भाजपा के ही जो एनडीए के टीम में रहें। देखिए, तो इसीलिए दे आर वेटिंग, आई मीन इंडिया इज़ वेटिंग कि चलिए वहाँ क्या होता है, इसके बाद हम घोषित करेंगे। लेकिन एक एक करके ये लोग, तो ये वेट एंड वॉच पॉलिसी, जो मैंने शब्द इस्तेमाल भी किए शुरुआत में, वेट एंड वॉच पॉलिसी अख्तियार की जा रही है। लेकिन प्रदीप सिंह, ये मंडल कमंडल तो साध रही है, और मंडल को साधने के लिए ही नीतीश की वापसी हुई। अभी भी पेंच अटके हुए हैं। ये पिछड़ा अति पिछड़ा का ये 63% वर्ग, जातिगत जनगणना का सर्वे आना और उस बिना पर आरक्षण और रोजगार देने का वादा करना, खेल कुछ पलटा है, खीर थोड़ी टेढ़ी हो गई है। संदीप जी, मुझे लगता नहीं। जिस तरह से नीतीश कुमार वापस आए हैं, उसके बाद से समीकरण जो पहले एनडीए के थे
वो समीकरण बन गया। अब वो सीट में कितना कन्वर्ट होंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कन्हैया बेल्लारी जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि चिराग पासवान किसी भी हालत में एनडीए, उनको यहाँ अपना राजनीतिक भविष्य दिखा, इसलिए नहीं जाएंगे। कितनी सीटें मिल जाएंगी, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, 9 मिल जाए, सवाल उसका नहीं है, जीतेंगे कितनी इसका सवाल है। अगर इंडिया अलायंस में उनको 10 सीट मिल जाती है और वो 2 सीट जीतते हैं और यहाँ 4 मिलती है, 4 जीत जाते हैं, उनके लिए फायदे का सौदा कहाँ है, एक बात। दूसरा, आप अगर बिहार की राजनीति को, मैं केवल इलेक्शन रिजल्ट के संदर्भ में कह रहा हूं, 90 से देखें तो एक चुनाव हुआ है 95 का जब आरजेडी को पूर्ण बहुमत मिला है। उसके अलावा किसी पार्टी को विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है अभी तक। तो इसलिए जो है बिहार की राजनीति जितनी फ्रैगमेंटेड है, सोशली भी और वैसे भी, उतना शायद ही किसी प्रदेश की हो। और नीतीश कुमार और भाजपा जब मिलते हैं तो सवर्ण और अति पिछड़ों का के वोट की जो गोलबंदी होती है वो बड़ी प्रभावी होती है। 106 सीट तक जो है अकेले नीतीश कुमार 2010 में जीत चुके हैं, बीजेपी 90 सीट जीत चुकी है। तो इसलिए जो है दोनों मिलाकर नीतीश कुमार का 106 से ज्यादा था। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है सामाजिक समीकरण की, उसमें जो नीतीश कुमार की वापसी से एनडीए का कुनबा बना है और उसमें जो नए लोग जुड़े हैं, चाहे मांझी हो, चाहे फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, इन सब लोगों के जुड़ने से उनका सामाजिक समीकरण पर आज जो अमित शाह गए, प्रदीप सिंह, अमित शाह ने जो पहले कांग्रेस पर निशाना साधा कि पिछड़ों के साथ हमेशा अन्याय किया है, फिर लालू को भी लपेटे में ले लिया। क्या इसमें 2 फैक्टर्स मैं यहाँ पर इंगित करना चाहूँगा, आप बताइएगा मैं सही कह रहा हूँ या गलत। एक तो नीतीश कुमार, ठीक है, वो केमिस्ट्री और अरिथमेटिक बनता है उनका बीजेपी के साथ, पर लोकप्रियता लगातार घट रही है। नीतीश कुमार का वो जलवा नहीं है जो पहले हुआ करता था। और दूसरा, जो ये जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी, जो जन सैलाब आ रहा है, क्या वो अपना जो समीकरण है, जातीय समीकरण, उसका दायरा बढ़ाने में कामयाब होते दिख रहे हैं? थोड़ी उस बात को लेकर बीजेपी में कुछ चिंता है क्या? नहीं, देखिए, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट रही है, उनका जनाधार घट रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आपको जन सैलाब और भीड़ दिख रही है तेजस्वी की सभाओं में, उसको भविष्य की दृष्टि से देखिए कि आने वाले समय में बिहार में 2 ही ध्रुव होंगे, 2 ही राजनीतिक ध्रुव होंगे। एक तरफ भाजपा होगी, एक तरफ आरजेडी होगी। तो लड़ाई सीधी इसमें होगी, बीच की जो शक्तियां हैं धीरे धीरे वो स्क्वीज हो जाएंगी। और उसमें जेडीयू भी है। जेडीयू के सर्वाइवल का सवाल है चुनाव के बाद, ज्यादा से ज्यादा अगला विधानसभा चुनाव, उसके बाद जेडीयू सर्वाइव करेगा नहीं करेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसकी संभावना दिन पर दिन घटती जा रही है। तो अगली लड़ाई जो है बीजेपी और आरजेडी की होगी, इसलिए दोनों पार्टियां बढ़ेंगी। आरजेडी का भी जनाधार बढ़ेगा, जो जनाधार है वो ज्यादा कंसोलिडेट होगा। ये लगेगा कि अगर तेजस्वी का साथ दे तो पार्टी जो है आगे निकल सकती है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वो भी ज्यादा कंसोलिडेट होगा। उसको समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार का साथ बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। तो बीजेपी इसीलिए अति पिछड़ा पर देश भर में जो जोर दे रही है, प्रधानमंत्री की जाति की भी बात हो रही है, वो सब मिला के। और आप देखिए 2014-2019 के चुनाव में जो बीजेपी को वोट मिले हैं, संजय जी हैं यहाँ पर, वो आंकड़े बता सकते हैं 2014-2019 में अति पिछड़ों के, दलितों के कितने वोट, कितने परसेंट बीजेपी को मिले हैं। 14 से 19 के बीच में बढ़ गया है वो। ये आंकड़े मेरे पास हैं और लड़ाई बड़ी तगड़ी होने वाली है। लेकिन ये, हाँ, लड़ाई आप कह रहे हैं तगड़ी होने वाली है। संजय, ये मैंने जिक्र भी किया, लोकसभा 2019 की बात करें तो बीजेपी जमा जेडीयू, और इसमें एलजेपी का पुट मैंने अभी जोड़ा नहीं है, यही 51% हो गया था। पर 2020 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी में 18% अपना वोट बैंक आरजेडी बढ़ाने में कामयाब हुई थी। तो ये 63% कितना बड़ा फैक्टर है, उसी को साधने की ये रणनीतियां चल रही हैं। कैसे देखते हैं आप मौजूदा सूरत हाल को?
बिल्कुल संदीप, मैं मानता हूं कि बिहार की राजनीति अगर दूसरे राज्यों से तुलना करें तो थोड़ी सी अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुत्व का पुट वहां काम नहीं करता या हिंदुत्व की लहर वहां नहीं होगी, लेकिन वहां जातीय समीकरण काफ़ी हावी हो जाता है हिंदुत्व को भी पर भी। तो इसी के लिए आप देखेंगे कि इतने सब मतभेद होने के बावजूद बीजेपी और मैं जेडीयू का जिक्र कर रहा हूं, ये क्या क्या तलखियां नहीं थी दोनों पार्टियों के बीच में, इसके बावजूद भी बीजेपी ने जेडीयू के साथ गठबंधन बना लिया। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि बीजेपी को यह नहीं लग रहा था कि हिंदुत्व के मुद्दे पर वो उन्होंने जैसी जीत 2019 में हासिल की थी उस तरह की जीत 2024 के चुनाव में कर पाएंगे। उन्हें लगता था कि उन्हें मंडल की ओर जाना पड़ेगा बिहार की राजनीति अगर उन्हें साधनी है तो जो आप बड़े आंकड़े का जिक्र कर रहे हैं 60%, 63%, ये सारी पार्टियां चाहती हैं कि इस बड़ा जो समुदाय है ओबीसी का, अपर ओबीसी, लोअर ओबीसी, दलित हैं साथ में, इनको अपनी ओर साधा जाए। और यही एक तरह से कहते हैं कि सक्सेस की कुंजी है, इलेक्टोरल सक्सेस की कुंजी है बिहार की राजनीति में। कम से कम 40-50 साल से तो यही देखने को मिला है संदीप। बिल्कुल। तो ऐसे में अब जो ये पोजीशनिंग भी हो रही है दोनों तरफ, एक तरफ मंडल जमा कमंडल नीतीश कुमार को भी साथ ले आए, दूसरी तरफ तेजस्वी का अब माई से निकलकर, उस समीकरण से निकलकर बाप की भी बात करना, क्या दर्शा रहा है? अर्ली इंडिकेशंस क्या हैं? कोई नए सामाजिक समीकरण भी बनते दिख रहे हैं क्या बिहार में? देखिए, बिल्कुल साफ है, इसके संकेत बहुत साफ हैं। तेजस्वी यादव या आरजेडी को इस बात का आभास है कि एमवाई फैक्टर उन्हें चुनाव जिता नहीं सकता। कई चुनाव में एमवाई फैक्टर के आधार पर वो चुनाव में गए, और जिस बात का जिक्र अभी प्रदीप जी कर रहे थे, अगर आप 95 के चुनाव को छोड़ दें, विधानसभा के चुनाव को छोड़ दें, तो किसी चुनाव में आरजेडी को अपने दम पर बहुमत नहीं आई, बल्कि किसी भी पार्टी को बिहार में अपने दम पर बहुमत नहीं आया। तो एमवाई फैक्टर प्रभावी फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उसकी अपनी एक लिमिट है। वो लिमिट आपको 28-30% वोट तक ले जा सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं ले जा सकता अगर एमवाई फैक्टर आपकी पक्ष में पूरा काम करेगा। तो अगर आपको चुनाव जीतना है या कम से कम मुकाबला करना है, क्योंकि इलेक्टोरल अरिथमेटिक के हिसाब से, गणित के हिसाब से देखें तो एनडीए बहुत भारी है इस वक्त इंडिया गठबंधन पर। अब सीटों का बंटवारा हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त अगर हम मान लें उनके साथ जो लोग हैं वो बहुत प्रभावी है, और इस इलेक्टोरल अरिथमेटिक को हराने के लिए एमवाई तो बिल्कुल धाराशायी हो जाएगी। इसी के लिए माई बाप का सहारा तेजस्वी यादव लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो माई बाप का सहारा काम दिला देगा? विनोद, आपने इतने सालों की राजनीति देखी है, मंडल की राजनीति, कमंडल की राजनीति, कैसे देखते हैं? और ये सही कहा प्रदीप जी ने भी और संजय ने भी कि ये कमंडल फैक्टर इतना बड़ा फैक्टर नहीं है बिहार की राजनीति में। देखिए, बिहार की राजनीति अब, जैसा कि प्रदीप जी ने भी कहा और संजय भाई भी कह रहे हैं, अब बाइपोलर होती जा रही है। एक तरफ आरजेडी का विस्तार हो रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार कर रही है। अब नीतीश कुमार इस चुनाव में फैक्टर है थोड़ा बहुत, और 2025 का चुनाव तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके तो नहीं लड़ेगी, ये तो मान लीजिए, अब वो टाइम निकल चुका है। इसीलिए नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव भी करा दिया जाए। यही दबाव उन्होंने आरजेडी पर बनाया था और यही दबाव वो बीजेपी के साथ बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसमें तैयार नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपने हिसाब से करना चाहती है। ये भी एक कारण है उनके बीच में सीटों का बंटवारा और सारी चीजें तय न होने। जहां तक माई बाप की बात है, तो तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं कि आरजेडी पर जो एक बैगेज रहा है लालू जी के जमाने का, माई वाला, और माई की एक थ्रेशोल्ड लिमिट वो पा चुके हैं। इसके बाद जैसा कि संजय भाई भी करें, हाँ, प्लस फैक्टर की जरूरत है, उन्हें कुछ प्लस करना है, इसलिए उनको उसमें एडिशनल वोट चाहिए। वो एडिशनल वोट फिर जब वो पुअर की बात करते हैं, तो पुअर का मतलब अति पिछड़ा, जब वो बहुजन की बात करते हैं तो उसमें दलित और माइनॉरिटी भी आता है, और माई तो उनका है ही, और आधी आबादी मतलब महिला और अगड़ों की बात कर रहे हैं। यानी एक तरह से वो समग्र नेतृत्व की बात कर रहे थे तेजस्वी। और बिहार को अब एक नया नेतृत्व चाहिए। पिछले 20-22 साल से नीतीश कुमार का चेहरा देखते देखते लोग उब चुके हैं, और दूसरी तरफ लालू जी का चेहरा था जो नेपथ्य में चला गया है। तो चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, अब नई लीडरशिप के साथ उनको लड़ना है, और आरजेडी ने पिछड़ों की इतनी आगे बढ़कर फ्रंट फुट पर पिछड़ों की जो बात करते दिखाई दिए आज अमित शाह,
क्या इसमें राजनीतिक आगे क्या परिप्रेक्ष्य सामने आता है, उसकी झलक भी दिखती है कि भाई नीतीश कुमार, जो सब मान रहे हैं यहाँ पर पैनलिस्ट, उनकी लोकप्रियता तो घटी है, कमजोर कड़ी कहीं साबित ना हो जाए और जितना पिछड़ों में पैठ की उम्मीद उनके जरिए बीजेपी लगा रही है उसको कहीं चेकमेट ना कर दे तेजस्वी? क्या इसकी भी बानगी दिखती है विनोद? देखिए, नीतीश कुमार का जो जनाधार है वो है ईबीसी, जो उनकी यूएसपी रही है, जेडीयू का जनाधार। हाँ, और उस ईबीसी वोट बैंक में अब सेंध लगाने की कोशिश तेजस्वी यादव पूरी तरह कर रहे हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है और इसीलिए जो आज अति पिछड़ा सम्मेलन जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने जो पिछड़ों की बात की, पिछड़ों की बात की, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भाजपा और जेडीयू का ईबीसी वोट है, अगर उसका कुछ हिस्सा भी आरजेडी की तरफ खिसका तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। क्योंकि नीतीश कुमार उस तरह से जैसे 2019 में एसेट साबित हुए थे वो, और आप देखिए 2019 के बाद 2020 में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को लाले पड़ गए थे बहुमत लाने में विधानसभा चुनाव में। नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान पिछड़े वोट बैंक का किसी को हुआ एक साल के बीच। लोकसभा 2019 में 25% पिछड़ा जेडीयू के साथ थे और 2020 विधानसभा में यह घटकर 15% हो गया। 10% ड्रॉप, छोटा मोटा ड्रॉप नहीं होता। 18% बढ़ गए थे तेजस्वी के लिए, यानी कि आरजेडी के लिए। निश्चित रूप से देखिए, आरजेडी जो अभी 1995 की हम लोग बात कर रहे थे कि पहली बार आरजेडी को वो आखिरी बार अभी तक बहुमत मिला था, उसमें खाली एमवाई नहीं था, उसमें बहुत बड़ी संख्या में अति पिछड़े थे। क्योंकि तब जनता दल का जो मंडल कार्ड था वो सबसे ज्यादा बिहार में सफल हुआ था। तब लालू यादव खाली यादव मुसलमान के नेता नहीं थे, तब वो पूरे पिछड़े समुदाय के नेता थे, जिसमें अति पिछड़ा भी था, मुसलमान भी था और यादव तो था ही। तो वो इसीलिए पूर्ण बहुमत मिला था। तेजस्वी दोबारा उसी 1995 वाले समीकरण को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो समीकरण बनाना, कोशिश करना और जमीन पर उतार देना, इसमें भी जमीन आसमान का फर्क होता है बद्री नारायण। आप क्योंकि इन डिटेलिंग को हम सबसे बेहतर जानते हैं, ये पिछड़ा अति पिछड़े का जो ये मैट्रिक्स है और जिसे साधने की कोशिश की जा रही है, ये पिछले कुछ सालों में कुछ बदला है, एक चुनौती बनकर भी अब उभर रहा है। और चुनौती बड़ी किसके लिए है, एनडीए के लिए या इंडिया के लिए? देखिए, ये संदीप जी, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा का बोलबंदी की प्रक्रिया में फर्क आया है। और ये अभी आप जो देख रहे हैं कि अमित शाह जी वहाँ ये जाति सम्मेलन कर रहे हैं पिछड़ा अति पिछड़ा का, वो ऐसा 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जातियों के सम्मेलन को वो स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संबोधित करते रहे हैं। तो जाति और यानी मंडल और कमंडल कभी वर्सेस नहीं रहा है, इसलिए इस शब्दावली से निकलना पड़ेगा। मंडल कमंडल कहते हैं ये दूसरे के खिलाफ की चीज जाती है। कहना ये होगा कि हिंदुत्व और जाति साथ साथ चलती है और दोनों मोबिलाइजेशन। अहम बात आपने कही। मैं थोड़ा सा बदल देता हूं अपने सवाल को। पिछले कुछ सालों में बीजेपी दरअसल उसने मंडल की राजनीति को ही गौण किया, क्योंकि हिंदू बना दिया, वो पिछड़ा भी हो अति पिछड़ा भी हो। पर अब क्या दरअसल ये जातिगत जनगणना करवाकर, नीतीश भी उसमें शामिल थे पर अब तेजस्वी क्रेडिट ले रहे हैं, और आरक्षण रोजगार का भरोसा देकर क्या फिर से जातियों को हिंदुत्व पर हावी कराने की कोशिश है, और ये कितनी सफल होती दिख रही है? देखिए, ये कोशिश तो है। ये दो तरह की ट्रेंड है इंडियन पॉलिटिक्स में। एक जो है वो जातीय आइडेंटिटी को उभारना, जो गवर्नमेंटल रिजर्वेशन पॉलिटिक्स है, जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिटिक्स है, उसके अराउंड। और दूसरा है हिंदुत्व की चेतना को जगा करके एक ब्रॉडर सर्कल क्रिएट करना। और आपने देखा होगा कि राम जन्मभूमि मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद ओबीसी यूथ्स में मोदी की इमेज में बड़ा इन्हेंसमेंट आया है। नहीं, बिहार में हमें पलट तस्वीर दिखी। सम्राट चौधरी लवकुश यात्रा पर निकले और उस यात्रा में कोई उत्साह नहीं दिखा, उससे बल्कि चिंतित हो गई थी बीजेपी। संदीप जी, सम्राट चौधरी दूसरे हैं, नरेंद्र मोदी दूसरे हैं। आप देखिएगा दोनों एक पार्टी में हैं, लेकिन मोदी एक ब्रांड, इज अ इमेज। और उस इमेज में, यानी हम लोग यहाँ बहुत सारे ओबीसी यूथ से बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में, और बिहार के भी यूथ थे। तो ये सुनने में आ रहा था कि उनको ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि एक ओबीसी पीएम एज ओबीसी वो वहाँ राम जन्मभूमि टेम्पल के इनॉग्रेशन में एक रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे। और वो दुबई में जाकर के एक मंदिर में कहते हैं
कि हम पता नहीं हम पुजारी होने की योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, लेकिन पर उसमें हम एक भारत तस्वीर माता ये के भी पुजारी है हैं। कि देश तो की एक तरह से राष्ट्रपति एक जो है, हैं एक तरह से द्रौपदी एक है। मुर्मू वो प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद नहीं थी। ये भी एक तस्वीर है। हाँ, वो तस्वीर है संदीप जी, लेकिन मेरा कहना है उससे देखिए वो एक अलग तरह की पॉलिटिक्स है। यहाँ जो हाँ, ओबीसी, ये ओबीसी उसमें अच्छा, दूसरा जो आपका सवाल था कि इससे क्या बीजेपी को फायदा होगा, किसको फायदा होगा, किसको घाटा होगा। तो ये जो नया फॉर्म उभरा है जो ओबीसी और पिछड़ा अति पिछड़ा मोबिलाइजेशन का, तो बिहार में जैसा कि आपने कहा कि अब वहां भी शिफ्ट आया है। जैसे तेजस्वी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपनी पार्टी को डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि नहीं वो हर जगह सफल आप होते देखिए दिख रहे हैं क्या? वो तो कर रहे हैं, ये कोशिश तो सब करते हैं। नहीं, ये मुश्किल है, क्योंकि जो रैली आप भीड़ देख रहे हैं ना, ऐसा ही भीड़ उनके पिछले चुनाव में भी था, और सब लोग कह रहे थे कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं और वो नहीं बना पाए थे। तो भीड़ से आप ये तय नहीं कर नहीं, पर सकते, सबसे बड़ी लेकिन पार्टी बने थे। लेकिन ये है कि अगर स्ट्रेटजी भी है ये, तो इसका तो ये एक उनको फायदा दे सकता है, क्योंकि जैसे फायदा कहीं दे ये लोग सकता है। जाते आप हैं किस तरह से देखते संदीप हैं जी, बिहार कहाँ खड़ा है आज? अबे देखिए 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, तो वो केवल मुसलमान और यादव वोटों के दम पे नहीं हो सकता था। रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया था रोजगार को उन्होंने। बड़ा मुद्दा बनाया। एक तो उनकी नीति सही थी, मुद्दा और उन्होंने इसमें उठाया, वो पिछड़े बिल्कुल वर्ग ठीक था, बिल्कुल कैसे ठीक था। हाशिए पर है। प्रोफेसर्स हों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, हाई कोर्ट जजेस हों, सेक्रेटरीज कितने हैं भारत सरकार में, वो आंकड़े अब सब जगह आ चुके हैं, वायरल हो चुके हैं। प्रदीप जी को याद होगा कि हम लोग एबीपी की तरफ से उस वक्त बिहार में थे और चर्चा कर रहे थे, तो हम दोनों इस बात पर हम लोगों में मतैक्य था कि जितना एमवाई से अतिरिक्त वोट तेजस्वी यादव को मिलेगा उतने वो सत्ता के नजदीक पहुंचेंगे। सत्ता के नजदीक सत्ता तो नहीं प्राप्त हो पाई, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। इसका मतलब ये निकालता हूं कि उन्हें एमवाई के अलावा भी कुछ वोट मिला था वहां पर। अगर वो नहीं मिला होता तो उनका इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो सकता था। अब सवाल ये, क्या ये लोकसभा चुनाव में भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी उनके विस्तार की? लाख टके का क्योंकि सवाल अब तो यही है। अब उनके सामने नरेंद्र मोदी की शख्सियत है। नरेंद्र मोदी की शख्सियत लोकसभा चुनाव में बहुत प्रभावी हो जाती है, विधानसभा चुनाव में उतनी प्रभावी नहीं हो पाती है। और पूरे हिंदी पट्टी में जो अति पिछड़े वोट हैं वो नरेंद्र मोदी को बहुत आकर्षक, नरेंद्र मोदी उनके लिए बहुत आकर्षक लगते हैं। हाँ। और वो उनकी तरफ झुके भी रहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। तो उत्तर तेजस्वी प्रदेश यादव और के- बिहार में फिर भी थोड़ा फर्क है। तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यहाँ यही है जाति थोड़ी कि वो- टूट गई है, हिंदू हो गए हैं लोग। जी। बिहार में क्या जाति टूटी है, यही असल में सबसे बड़ा सवाल, जिसका जवाब हमें इन नतीजों में 2020 मिलेगा। का जो मोमेंटम था, जो आवेग है, उसको वो क्या लोकसभा चुनाव में कायम रख सकते हैं। अगर उन्होंने कायम रख पाया तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और अगर कायम नहीं रख पाया तब फिर और इसमें एनडीए में जो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है कि सबको साथ मैं पाएंगे वहीं आ क्या? रहा था। कन्हैया बेलारी मैं जो वहीं कह आ रहे रहा हैं कि था। भाई 3 दे देंगे। अगर उन्होंने उसको कायम नहीं रख पाया तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को तो बहुत लाभ होगा। लेकिन मुझे इस बात में पूरा शक है कि नीतीश कुमार के जो उम्मीदवार होंगे वो बहुत लाभ में रहेंगे। वो भारतीय 16 से नीचे तो लग रहा है कि वो नहीं मानेंगे। वो 16 मिले, 15 मिले, 13 मिले, 17 मिले, वो तो नंबर की बात है। मेरा कहना है उनके उम्मीदवारों नहीं, वो नंबर अहम हो जाएंगे ना। हाँ जी, उनके उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी के जनाधार का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनके उम्मीदवारों को जितेंद्र राम मांझी का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और चिराग पासवान का वोट मिलेगा कि चिराग नहीं मिलेगा। पासवान और इसके नीतीश ऊपर में मुझे तो बहुत शक है। 36 का आंकड़ा है। चिराग पासवान को 3 भी सीट मिलती है या नहीं, मैं अभी उस पर अपना कमेंट रोक कर तो रखूंगा। भाजपा लाभ में रह सकती है, लेकिन एनडीए को नीतीश कुमार की मौजूदगी के कारण नुकसान हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो अब आप क्योंकि इतने वरिष्ठ लोग हैं, इतना तजुर्बा है आपको, ओपिनियन पोल वगैरह तो होते रहेंगे। कन्हैया बेलारी, आप ही के साथ शुरुआत करता हूं। आज की तारीख में 40 जो लोकसभा सीटें हैं, एनडीए और इंडिया कहां खड़े हैं, कितनी सीटों पर खड़े हैं? जब नीतीश कुमार ही कहते रहे हैं कि भाजपा क्यों परेशान है चिराग पासवान के लिए, इनके पिताजी हमारे साथ नहीं थे 2009 में, फिर भी हम लोग 32 जीते थे, तो मान के चलिए 30-32 पर वहाँ है कि हम उनके बिना भी 30-32 जीत जाएंगे। अभी जो परिस्थिति है, आप गणित के आधार पर बहुत कुछ बात हो रही थी, केमिस्ट्री अभी जो है, जो तेजस्वी यादव है उसके प्रति
हर लोगों में एक दया वाला भाव है कि नीतीश कुमार ने इसके साथ जो है गद्दारी किया है। ये लोगों को जो भीड़ थी, हम भीड़ में अपने तरह से हमने सर्वे किया था, बातचीत किया लोगों में, उसमें ऑफकोर्स 70% जो लोग थे वो माई थे, लेकिन 30% जो थे वो बाप थे। तो इसको भी देखना चाहिए। केमिस्ट्री जो है उसके पक्ष में है। अब बिहार की जो लड़ाई है वो मोदी जी के फेस एक तरफ होगा, तेजस्वी का फेस एक तरफ होगा, ये दोनों होगा। नीतीश कुमार कहीं नहीं रहेंगे। मुझे तो लगता है कि 30 सेफली जो है 30 तक उनको सीट मिल जाएगी। 30-32 आप कह रहे हैं, और अरिथमेटिक और केमिस्ट्री का ये अच्छा खासा ये जो फर्क है प्रदीप जी, देखिए केमिस्ट्री, अरिथमेटिक तो एनडीए के पक्ष में साफ दिखाई दे रहा है नीतीश की वापसी के बाद। वो केमिस्ट्री भी बन पा रही है या नहीं, और इसमें चिराग फैक्टर को भी अगर आप संज्ञान में लें, आपके हिसाब से अभी दोनों गठबंधन कितने कितने पर खड़े? नहीं संदीप जी, देखिए चिराग फैक्टर और मांझी फैक्टर, वो सब फैक्टर आप देखिए, लेकिन असली चीज ये है कि तेजस्वी यादव का जो MY फैक्टर है, वो जो अति पिछड़ों को डराता है, वो डर तेजस्वी यादव निकाल पाएंगे क्या? 2020 में हमको नहीं भूलना चाहिए, एक मुद्दा आया था जो सरसंघ चालक के बयान, आरक्षण को लेकर, उसका फायदा जो है आरजेडी नहीं, को वो तो मिला 2015 की बात थी। कांग्रेस के सरसंघ चालक का बयान 2015 में था, 2019 में नहीं था। विधानसभा चुनाव में 2015 की बात कर रहा हूं, जब जो है वो बीजेपी की हालत बहुत खराब हो गई थी। हाँ। तो इसलिए जो है वो MY फैक्टर जैसे ही आता है, ये हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा। 2022 में ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव आगे निकल रहे हैं, लेकिन जैसे ही MY फैक्टर जो है गांव में आता था, तो वो अति पिछड़ा जो है वो डर कर फिर लौटाता था डर बीजेपी जो की है, तरफ। तो डर वही जो है बड़ा स्थिति फैक्टर एनडीए है, की सही तरफ कह हो रहे हैं। सकता है। अभी कितने पर खड़े हैं दोनों गठबंधन प्रदीप जी? नहीं, मुझे लगता है कि 2019 की तुलना में एनडीए को थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान होगा। थोड़ा ऐसा नुकसान का दिखाई मतलब नहीं 5-7 सीट या 8-10 सीट जो कन्हैया कह रहे हैं? 3-4-5 सीटों तक का नुकसान हो सकता है, 3-4-5 अगर सीटों का। तेजस्वी यादव ने जो मोमेंटम बनाया है उसको बनाए रखते हैं। उसको बनाए रखते हैं, ये भी बहुत अहम बात कह रहे हैं। संजय, आप गेस लेना चाहेंगे? अब बहुत सीधा सीधा बोलूंगा संदीप, नहीं अगर आप कह रहे हैं तो लेना पड़ेगा, गेस तो करना पड़ेगा संदीप। मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन 4 सीट 5 सीट से ज़्यादा नहीं, 5 अपर लिमिट होगा मेरे हिसाब से, और बाकी 35 इंडिया के सब पाले में जाएगी। मैं 5 भी बहुत ऊपर कह रहा हूँ, बहुत अपने तरफ से बहुत कंसेशनल बता रहा हूँ 5 सीटें। वैसे मुझे लगता है 2 या 3 सीटें बहुत हैं। तो दरिया दिली दिखाते हुए आप 5 तक का आंकड़ा कह रहे हैं इंडिया के पास जा सकता है। विनोद? बिल्कुल। देखिए, ज्यादा नंबर की बात है तो मैं दिल्ली में बैठ के बिहार के नंबर देने में थोड़ा सा असमर्थ अपने को महसूस करता हूं। हाँ। क्योंकि अब नीतीश कुमार का फैक्टर, नीतीश कुमार की सीटों पर क्या स्थिति होगी, कितना उनका वोट परसेंटेज उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बहुत सारे खाली 2019 के आंकड़ों के आधार पर अगर हम कहें कि भाई नीतीश और बीजेपी मिल गए तो फिर तो ठीक है, जो संजय जी कह रहे हैं, जो और लोग भी कह रहे हैं, मान लीजिए ठीक है। लेकिन मुझे लगता है इस बार उतना आसान नहीं रहेगा एनडीए के लिए जितना 2019 में था। 2019 में नीतीश और नीतीश और मोदी का अपना गठबंधन भी था, पुलवामा और बालाकोट का फैक्टर भी था, तो बहुत लड़ाई सारे फैक्टर थे, उसका उतनी फायदा आसान मिला। नहीं है, आप ये कह रहे हैं। बद्री? हाँ, इस बार मुझे लगता है कि एकदम क्लीन स्वीप आप एनडीए को दे दे, मेरे हिसाब से नंबर में नहीं दे सकता। ठीक है बद्री, 30 सेकंड में प्लीज। हाँ, संदीप जी, मेरा मानना है कि बिहार की इस चुनाव में भी जो केमिस्ट्री होगी वो मोदी खुद अपने आप में, मोदी की इमेज एक केमिस्ट्री है, और वो बड़े पैमाने पर एक पोलराइजेशन को अपनी तरफ, पोलराइजेशन सब सही नहीं है, एक मोबिलाइजेशन को इकट्ठी करेगी। लेकिन पोलराइजेशन भी ठीक शब्द यूज किया आपने। हाँ, लेकिन जो तेजस्वी का जो मोबिलाइजेशनल इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर वो इस तरह से बढ़ता रहा तो भी मैं ये कहना चाहूंगा, और मैं बहुत आसपास हूँ संजय जी के, कि 35 तक एनडीए को मिल ही जाना चाहिए, उससे कम शायद होने की संभावना नहीं दिखती, बट संख्या का कोई होगा। मैं पहले ही कह चुका हूं, वो नीतीश कुमार की वजह से होगा। नीतीश कुमार एनडीए की एक्लिस हील जो है वो साबित होंगे।
मतलब वो उनकी वजह से ही, जिसको उन्होंने कमजोर नस। अपने आप को मजबूत करने के लिए लिया था, लेकिन वो उनके लिए नुकसानदेह साबित होंगे। और उनकी वजह से एनडीए के भीतर जो विभिन्न घटक दल हैं उनके बीच में नहीं, पलटकर उसकी हाँ, तस्वीर ये है कि मतों का ट्रांसफर भी नीतीश और तेजस्वी साथ रहते तो क्या ज्यादा नुकसान नहीं कर देते? तो देखिए, अगर छोटे नीतीश- नुकसान के अगर नीतीश लिए वहां पर रहते- बड़े नुकसान से बच रही है क्या बीजेपी? ये देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि नीतीश कुमार को लेने से जो इंडिया गठबंधन का जो राष्ट्रीय चरित्र उभर रहा था, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक मरणांतक प्रहार किया। बिहार की अपनी राजनीति में भाजपा की जो वहां की इकाई है, उसकी भी महत्वाकांक्षा यह है कि वो अकेले नीतीश से मुक्त होकर अकेले चुनाव लड़े, और उसी के लिए विधानसभा चुनाव की भी तैयारी उसी दिमाग से वो कर आंकड़ा रहे हैं। क्या है? मेरे ख्याल से 6-7 सीट भारतीय जनता पार्टी की कम हो सकती है। तो 5 से लेकर 6-7 सीट और 8 से 10 सीट कम हो सकती हैं एनडीए की, ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है। बात हो रही है रोजगार की। असल मुद्दों पर लड़ाई फिर से आ गई है क्या? युवा क्रांति की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। नरेंद्र भट्ट हैं, अल्मोड़ा वासी हैं, वो कह रहे हैं चुनावों में रोजगार कभी मुद्दा नहीं बनता, विपक्ष को सोचना चाहिए। और ये आज के विपक्ष के लिए लागू होता है। विपक्ष ने सोचा था 2014 में जब बीजेपी विपक्ष में थी, रोजगार को मुद्दा बनाया था। तो बात भरोसे की भी है, और जैसा दिबांग कह रहे थे, पेश करने का तरीका भी मुकम्मल होना चाहिए। होगा क्या, देखते हैं। नमस्कार।